हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सबको। दोस्तों, मिशन ड्रीम एजुकेशन परिवार में राकेश शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके साथ लेकर आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्लास जो आपके रेट L1 L2 सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है इंग्लिश लैंग्वेज में। और वो है दोस्तों आपका टीचिंग मेथड से रिलेटेड टॉपिक है आपका द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड। दोस्तों, उससे पहले हम यहाँ पर टीचिंग मेथड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ में टीचिंग मेथड क्या होता है, किस प्रकार के इसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वहां पर आपके साथ हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। पहले इसको स्टार्टिंग करने से पहले टीचिंग मेथड को उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि टीचिंग मेथड होता क्या है, किस प्रकार के इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जल्दी से हमारे साथ आप जुड़ जाएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैक्सिमम टू आपके पास जो भी स्टूडेंट्स हैं, अपने सहपाठी लोग जो रीट की, सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनको इस क्लास को पहुंचाएं जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये बहुत ही दोस्तों यूजफुल क्लास होने वाली है। आप लोगों को ज्ञात है इस चीज से, आप लोग अच्छी तरह से नॉन है कि टीचिंग मेथड जो होता है रीट प्री के अंदर 50% आपका वेटेज रखता है और 50% आपका ग्रामेटिकल पोर्शन प्लस में लिटरेचर पार्ट आपका आता है दोस्तों। तो दोस्तों, पहले हम यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं आपके सामने और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स आपके सामने। और वो है आपका दोस्तों लिखा हुआ है सामने कि द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड। ठीक है दोस्तों। लेकिन टीचिंग मेथड को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हम आपके साथ में यहाँ पर कि टीचिंग मेथड है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके साथ में पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, हम आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है टीचिंग मेथड की। देखें यहाँ पर आप दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड, शिक्षण पद्धति के सिद्धांत। ठीक है, शिक्षण पद्धति के सिद्धांत हैं दोस्तों। इससे पहले हम लोग आप यहां पर डिस्कस करते हैं कि टीचिंग जो मेथड है, यहां पर आपका रीट L1 की अगर दोस्तों मैं बात करता हूं आपके साथ, तो 15 मार्क्स का होता है दोस्तों। ये कितने मार्क्स का होता है? ये 15 मार्क्स का होता है, जिसमें टीचिंग मेथड के मिनिमम टू मिनिमम आपको बता रहा हूं मैं 2 से 3 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर। ठीक है। सेकंड ग्रेड में तो प्रिंसिपल्स का आपको पता है 14 नंबर का वेटेज होता है। फर्स्ट ग्रेड में भी इसका अच्छा वेटेज होता है प्रिंसिपल्स का, टीचिंग मेथड का। लेकिन रीट अगर L1 की दोस्तों और L2 की मैं अगर बात करता हूं, तो प्री के अंदर दोस्तों आपका 15 मार्क्स का यहां पर वेटेज दिया जाता है। दैट इज क्लियर दोस्तों। अब 15 वेटेज में दोस्तों आपका सबसे मेन जो पार्ट होता है ना, वो आपका दोस्तों होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड। मेन पार्ट होता है। यहां से दोस्तों मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मिनिमम बता रहा हूं आपको मैं, 3 से 4 क्वेश्चंस आपको यहां पर टीचिंग मेथड से पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है। टीचिंग मेथड क्या काम करता है, किस प्रकार से उसका यूज करते हैं, कितने टीचिंग मेथड्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे, वो सारे आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं रीट L1 L2 सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए दोस्तों। क्योंकि सबके लिए ये टीचिंग मेथड और आपका प्रिंसिपल जो है सबका सेम होता है माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स जी। तो दोस्तों, जल्दी से हमारे साथ सेशन के साथ जुड़ जाएं और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे साथ जुड़कर। हाँ। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर फर्स्ट क्लास आपके सामने लेकर आए हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड की। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? क्या मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी यहाँ पर? जी बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपके सामने यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स है आपके बारे में प्रिंसिपल से संबंधित, वो आपके सामने यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ देखो कि इंग्लिश इज नॉट अवर मदर टंग। कि जो इंग्लिश जो है ना, ये लैंग्वेज है दोस्तों, ये हमारी मदर टंग नहीं होती है। मदर टंग हमको पता है हमारी क्या है, हिंदी लैंग्वेज होती है। और नेटिव लैंग्वेज, नेटिव का मतलब होता है देशी भाषा, और आपकी फर्स्ट लैंग्वेज। दोस्तों, इंग्लिश ना तो हमारी मदर टंग होती है, ना हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, ना हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है। डियर फ्रेंड्स, हेयर इंग्लिश इज टॉट एज ए सेकंड लैंग्वेज।
दोस्तों यहाँ पर जो इंग्लिश को पढ़ा जाता है ना, वो एज ए सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ा जाता है, ठीक है, और एज ए फॉरेन लैंग्वेज या विदेशी भाषा के रूप में इसको पढ़ा जाता है। दैट इज क्लियर। इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, या इसको आप बोल सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज। दैट इज क्लियर। लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज हमारी कौन सी है दोस्तों? यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग बोलते हैं उसको। और दोस्तों हम हमारी हिंदी लैंग्वेज को हमारे नेटिव लैंग्वेज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। दैट इज क्लियर। हाँ, इट मेक्स इसेंशियल फॉर द इंग्लिश टीचर टू टीच द इंग्लिश। यह बहुत ही आवश्यक होता है। इसेंशियल का मतलब माय डियर फ्रेंड्स आवश्यक होता है फॉर द इंग्लिश टीचर, इंग्लिश अध्यापक के लिए, टू टीच इंग्लिश इन सच ए मैनर कि वो अंग्रेजी को इस प्रकार से पढ़ाए दैट डिजायर गोल्स कैन बी अचीव्ड इजीली एंड इफेक्टिवली, कि जो हमारे डिजायर इच्छा जो गोल्स है ना, वो आसानी से आप उनको प्राप्त कर सकते हैं और प्रभावी रूप से उनको आप गेट कर सकते हैं। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रभावी रूप से, ठीक है। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड? प्रभावी रूप से, ठीक है। देयरफॉर इसलिए ए साउंड नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट, कि टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एक साधारण रिक्वायरमेंट होती है किसी भी साउंड को पढ़ने के लिए। क्लियर है? हाँ। मैनी स्कॉलर्स, बहुत सारे जो विद्वान हैं दोस्तों, बहुत सारे क्या हैं आपके? विद्वान हैं। हैव गिवन डिफरेंट क्लासिफिकेशन, उन्होंने बहुत सारा विभागीकरण किया, स्पष्टीकरण किया ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों का, बट दे कैन नॉट ग्रुप्ड इनटू टू मेजर कैटेगरीज वाइज। उन्होंने अपने इस दो कैटेगरीज में अपने सिद्धांत को बांट दिया। दो कैटेगरी कौन कौन सी है? लिंग्विस्टिक्स है एक आपका साइकोलॉजिकल है। ये आपका लिंग्विस्टिक्स हो गया ग्रामेटिकल वाला, जिसमें आपका दूसरा हो गया है साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक आधार होता है आपका, ठीक है। इसमें दोनों में हम क्या पढ़ते हैं? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। क्या पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये दोस्तों बेसिक इंफॉर्मेशन हुई आपके लैंग्वेज से रिलेटेड और प्रिंसिपल से रिलेटेड, जहां पर मैंने आपको यहां पर डिस्कस किया था दोस्तों। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि दोस्तों क्वेश्चन यहां से आता है काफी बार कि हमारी जो मदर टंग है उसको किस नाम से, अदर नाम से जाना जाता है। अदर नेम कौन सा है? तो याद रखना वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, वो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है। लेकिन इंग्लिश जो होती है आपकी दोस्तों, वो आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है, या उसको बोल सकते हैं यहाँ पर हम एक फॉरेन लैंग्वेज, एक विदेशी भाषा। दैट इज क्लियर डियर फ्रेंड्स? जी भाई। चलते हैं दोस्तों, अब आपका यहां पर पहला प्रिंसिपल से हम यहां पर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और पहला फर्स्ट प्रिंसिपल्स कौन सा होगा? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस या लैंग्वेज स्किल्स, इसको हम यहां पर बोल सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस यानी प्राकृतिकवाद का सिद्धांत। नेचुरलनेस का मतलब क्या होता है? प्राकृतिकवाद का सिद्धांत या लैंग्वेज लर्निंग स्किल का सिद्धांत। दोस्तों ये हमारे जीवन से रिलेटेड एक कॉमन बात होती है कि हम किसी भी जब यहाँ पर छोटे से चाइल्ड होते हैं, जब हम बॉर्न होते हैं तो छोटा बच्चा होता है ना, तो सबसे पहले वो क्या करता है? लिसनिंग करता है। क्या करता है? वो लिसनिंग करता है। जैसे जैसे हम उनको बोलना सिखाते हैं तो बच्चा क्या करेगा? लिसनिंग करेगा। लिसनिंग के बाद में धीरे धीरे वो ग्रो करेगा एज में, तो वो क्या करने वाला है? थोड़ा थोड़ा बोलने वाला है, स्पीकिंग करने वाला है। स्पीकिंग के करने के बाद में 3 इयर्स 4 इयर्स आफ्टर ही स्टार्ट, वह प्रारंभ करता है क्या? रीडिंग करना। क्या प्रारंभ करता है दोस्तों? वो रीडिंग करना प्रारंभ करता है। और रीडिंग करने के बाद में आफ्टर 5th इयर्स वो क्या करता है? स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। तो वो फिर वहां पर राइटिंग करना भी प्रारंभ कर देता है। दोस्तों ये हमारे प्राकृतिकवाद से जुड़ा हुआ है, ये हमारे नेचुरल चीज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग भी इसी प्रकार से कोई ना कोई लैंग्वेज स्किल्स को सीखते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज स्किल्स आपकी पता है यहाँ पर कौन कौन सी है दोस्तों? यहाँ पर लिखा हुआ है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। दोस्तों ये सीक्वेंस ध्यान रखना, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है रीट में भी, सेकंड ग्रेड में भी, कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स,
कि लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स का सीक्वेंस क्या होता है। तो दोस्तों लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स का सीक्वेंस होता है LSRW। क्या होता है डियर फ्रेंड्स? LSRW। ये सीक्वेंस बिल्कुल राइट होना चाहिए। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये नेचुरल तरीके से हम किसी न किसी एक लैंग्वेज को सीखते हैं यहां पर, इस विधि से। कौन सी विधि से? LSRW की विधि से, ठीक है ना। अब दोस्तों इसने क्या कर दिया, इन स्किल्स को भी यहां पर दो पार्ट्स में डिवाइडेशन कर दिया। इनका दो पार्ट में डिवाइडेशन किया किया कि हमारी प्राइमरी स्किल्स कौन कौन सी होती हैं और हमारी सेकेंडरी स्किल्स कौन कौन सी होती है। प्रारंभिक का मतलब होता है प्राथमिक और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? द्वितीय स्किल्स। यानी प्रारंभ में हम कौन कौन सी स्किल्स को सीखते हैं दोस्तों? आपको पता है, पहले हम लिसनिंग करते हैं, उसके बाद में हम स्पीकिंग करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, व्हाट यहां पर ये कौन कौन सी स्किल्स हो गई आपकी? प्राइमरी लिसनिंग और स्पीकिंग। तो सेकेंडरी स्किल्स कौन कौन सी हुई डियर फ्रेंड्स? वो आपकी हुई यहां पर रीडिंग और राइटिंग। क्या हुआ यहां पर? काफी बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, और ये प्रिंसिपल आपका इंपोर्टेंट भी होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। कि व्हाट इज द सीक्वेंस, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही आएगा कि हमारा सीक्वेंस क्या होता है लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स का। वो आपका होगा LSRW। दूसरा क्वेश्चन आपका यहां बन रहा है कि विच इज द प्राइमरी स्किल्स ऑफ, कि हमारी प्राइमरी स्किल्स कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों प्राइमरी स्किल्स हमारी है यहाँ पर कौन कौन सी? लिसनिंग और स्पीकिंग है। हमारी सेकेंडरी स्किल्स कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों कौन कौन सी है यहाँ पर? रीडिंग एंड राइटिंग है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहे यहाँ पर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्किल जो भी रीट L1 L2 सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चों। और ये आपका इंपोर्टेंट टाइम, आपका एंड चल रहा है एग्जाम को पता है आपको 27 फेब को आपका एग्जाम होने वाला है। उससे पहले दोस्तों हम आपके साथ में जो टीचिंग मेथड की जितनी भी क्लासेज होंगी, ग्रामेटिकल पोर्शन की जितनी भी क्लासेज होंगी, लिटरेचर पार्ट जो होगा आपका, जो लैंग्वेज सेकंड में लिया जाता है, वो आपके साथ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे जहां तक हमारी कोशिश होगी दोस्तों। क्लियर है दोस्तों यहाँ पर? हाँ। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट देखें यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मैनी साइकोलॉजिस्ट एंड लिंग्विस्टिक्स, काफी मनोवैज्ञानिक जो लोग हैं और जो आपकी लिंग्विस्टिक्स है ना, उन्होंने क्या किया दोस्तों? एक्सपेरिमेंट्स किया। क्या किया उन्होंने? एक्सपेरिमेंट्स किया। किस पर एक्सपेरिमेंट्स किया उन्होंने? ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, कि यहाँ पर इंग्लिश एक क्या है? फॉरेन लैंग्वेज है, उनको किस प्रकार से सीखा जाता है। एंड फाउंड दैट, और उन्होंने पाया, क्या पाया? कि फॉलोइंग ऑर्डर इज मोर एडवांटेज। जो ये ऑर्डर दिया हुआ है ना, उन्होंने पाया कि ये ऑर्डर उससे भी अधिक लाभदायक हो सकता है। कौन सा ऑर्डर है? वो लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स का है। देखो यहां पर दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है रीडिंग एंड आपका लिसनिंग, ये दो स्किल्स होती हैं। इनको याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, रिसेप्टिव स्किल्स के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं यहाँ पर? रिसेप्टिव का मतलब होता है जिन चीजों को हम यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। रिसेप्टिव स्किल्स आपकी होती है रीडिंग एंड लिसनिंग, यानी L और R, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर दूसरी जो स्किल्स बनेगी आपकी, वो बनेगी यहां पर प्रोडक्टिव स्किल्स, यानी उत्पन्न की जाने वाली आपकी स्किल्स कौन कौन सी हैं? वो होंगी यहां पर माय डियर फ्रेंड्स स्पीकिंग एंड राइटिंग। कौन कौन सी होंगी यहाँ पर? स्पीकिंग एंड राइटिंग होने वाली है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि यहाँ पर विच स्किल्स आर रिसेप्टिव स्किल्स, इनको बोल सकते हैं यहाँ पर हम जिनमें इन्वॉल्व होता है रिसीविंग इंफॉर्मेशन, जो कि सूचनाओं को ग्रहण करता है। इंफॉर्मेशन मीन्स जो सूचनाओं को क्या करता है? ग्रहण करता है। वो स्किल कौन कौन सी है? L और R, यानी लिसनिंग और रीडिंग है। और दोस्तों जिनसे प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो आपकी कौन कौन सी स्किल्स है? आपकी S और W, इनको बोलते हैं यहाँ पर हम स्पीकिंग एंड राइटिंग। क्या बोलते हैं इनको दोस्तों? स्पीकिंग एंड राइटिंग के नाम से इनको हम जानते हैं। दैट इज क्लियर दोस्तों? हाँ।
तो ये पहला प्रिंसिपल दोस्तों आपको सिखाता है कि लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स कौन कौन सी है, प्राइमरी स्किल्स कौन सी है हमारी, सेकेंडरी स्किल्स कौन सी होंगी। प्राइमरी हमारा क्या होगा, एल एस होगा, सेकेंडरी का होगा हमारा रीडिंग और राइटिंग होगा। लेकिन दोस्तों अगर रिसेप्टिव स्किल्स आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए तो यहां पर ध्यान रखना एल और आर होता है, लिसनिंग और रीडिंग होता है। और अगर प्रोडक्टिव स्किल्स आपसे पूछ लिया जाए फ्रेंड्स तो वो होगा आपका यहाँ पर स्पीकिंग और राइटिंग। क्या होगा यहाँ पर, स्पीकिंग और राइटिंग होगा। दैट इज क्लियर। ये होता है हमारा पहला प्रिंसिपल, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस या प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स। दैट इज क्लियर। ठीक है, तो यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बनते थे। पहला, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्किल्स, दूसरा प्राइमरी स्किल्स, तीसरा आपका सेकेंडरी स्किल्स, चौथा क्या भैया बनेगा आपका रिसेप्टिव स्किल्स कौन कौन सी हैं और प्रोडक्टिव स्किल्स आपकी कौन कौन सी हैं। दैट इज क्लियर। अब चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आपके सामने है, प्रिंसिपल ऑफ नोविंग और अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, सीखने का या समझाने का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, कुछ चीज सीखने का और उसको समझाने का सिद्धांत या जानने का सिद्धांत। देखो, टीचर्स मस्ट अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स पर्सनल सोशल कल्चरल एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि टीचर को समझना चाहिए। कोई भी टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आया, चौक उठाया या आपका पेन उठाया, मार्कर उठाया और क्लास में टॉपिक को लिया, पढ़ा गया। उससे बच्चों की प्रोग्रेस आपको क्लास में नहीं दिखेगी डियर फ्रेंड्स। उसमें टीचर जो भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा है उससे पहले आपको स्टूडेंट्स के सोशल एजुकेशनल, आपका क्या नाम है, कल्चरल जो बैकग्राउंड है ना उस स्टूडेंट का, विद्यार्थी का, वो आपको जानना चाहिए कि वो जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो उस चीज के लायक है या नहीं है। ये आपका कौन सा सिद्धांत कहता है, प्रिंसिपल ऑफ नोविंग या अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, कि टीचर मस्ट अंडरस्टैंड, टीचर को समझना चाहिए द स्टूडेंट्स पर्सनल, विद्यार्थी का व्यक्तिगत, सोशल सामाजिक सांस्कृतिक एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड, शैक्षिक जो बैकग्राउंड है, शैक्षिक जो स्तर है उसको समझना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग वहां पर स्टूडेंट्स को स्टडी कराना चाहिए। सो दैट, उसका रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, सो दैट, ताकि दे कैन टीच देयर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स मोर इफेक्टिवली, ताकि टीचर अपने स्टूडेंट्स को और भी अधिक प्रभावशाली से पढ़ा सकता है। अगर ये चीजें टीचर स्टूडेंट्स के बारे में जान लेगा, उसका सोशल, उसका कल्चरल, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, तो डेफिनेटली वो उस स्टूडेंट्स को मोर इफेक्टिवली पढ़ाएगा क्लास के अंदर। और अगर हम इस चीज को नहीं जानेंगे तो स्टूडेंट्स के बारे में पता नहीं है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो इस लेवल का है या नहीं है, तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स आपका कहीं ना कहीं उसका वीक पॉइंट रहेगा। तो ये सिद्धांत हमको कहता है कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले टीचर को स्टूडेंट्स के सामाजिक शैक्षिक जो बैकग्राउंड है, सोशल एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उनके बारे में जानना चाहिए ताकि वो इसको और भी क्या कर सके, इफेक्टिवली उन बच्चों को पढ़ा सके। ठीक है दोस्तों, लर्निंग अबाउट द स्टूडेंट्स कल्चरल फर्स्ट लैंग्वेज एंड द पास्ट एक्सपीरियंस आर यूजफुल। किसी भी स्टूडेंट्स के आपके यहाँ पर सीखने के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें उसके पास्ट का जो एक्सपीरियंस रहा है किसी भी बच्चे का उसको जानना चाहिए। वो हमारे लिए क्या होता है डियर फ्रेंड्स, यूजफुल होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा 12th क्लास का है तो हम उसके पहले जानेंगे कि उसका 10th में, उसका 11th में, 9 में जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो क्या है, वो किस तरह का बच्चा है, जो हम पढ़ा सकते हैं उसको वो एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसी के लेवल से दोस्तों हमें उसको पढ़ाना चाहिए। वाइल प्रिपेयरिंग लेसन प्लान्स मटेरियल्स एंड प्रोजेक्ट, और उसी के अकॉर्डिंग हम उनको लेसन प्लान और जो मटेरियल्स हैं, जो हमारी सामग्री है स्टडी संबंधित, वो हमको प्रोवाइड करवानी चाहिए। किसको जानना चाहिए, स्टूडेंट्स के पास्ट एक्सपीरियंस को जानना चाहिए
किसी भी स्टूडेंट्स को अगर प्रभावी रूप से पढ़ाना है आपको, तो पहले उसके पास्ट जो उसका एक्सपीरियंस रहा है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट रही है, उसके बारे में हमको जानना चाहिए डियर फ्रेंड्स। तो ये प्रिंसिपल कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ नोविंग और अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स। दैट इज क्लियर। तो दोस्तों सेकंड प्रिंसिपल यही कहेगा कि जो टीचर कोई भी सब्जेक्ट का है, उसको सबसे पहले शैक्षिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि, जो स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड है एजुकेशनल, उसके बारे में जान लेना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उसको मटेरियल्स प्रदान करवाना चाहिए, ताकि वो अपने शैक्षिक एजुकेशनल बैकग्राउंड को और भी मोर इफेक्टिवली कर सके, अधिक प्रभावी से उसको पढ़ सके। दैट इज क्लियर फ्रेंड्स। आप लोग अंडरस्टैंड हो रहे हैं, समझ में आ रहा है सारी चीजें। पहला प्रिंसिपल था हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, दूसरा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नोविंग या अंडरस्टैंडिंग, प्रिंसिपल ऑफ नोविंग और अंडरस्टैंडिंग। दैट इज क्लियर जी। चलते हैं दोस्तों आपके थर्ड यहां पर प्रिंसिपल के साथ में, और प्रिंसिपल्स ऑफ इमिटेशन। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन दोस्तों, इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना। इमिटेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉपी करना या नकल करना। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पर किसी भी चीज को सीखते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसको सीखने के लिए कहीं ना कहीं उसकी कॉपी करते हैं। क्या करते हैं? उसकी हम कॉपी करते हैं। कॉपी करते हैं हमारा, चाहे वो गुड प्रोनाउंसिएशन है या कोई हम गुड स्पीच कर रहे हैं कहीं भी हम, या कहीं भी हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वो हमारा दोस्तों उससे पहले हम उसकी प्रिपरेशन करके जाते हैं। तो वो प्रिपरेशन जो होता है ना डियर फ्रेंड्स, वो प्रिपरेशन ही हमारा क्या होता है? इमिटेशन होता है। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना या कॉपी करना। ठीक है, अब ये सिद्धांत आपसे क्या कहता है, देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। लैंग्वेज इज लर्न थ्रू इमिटेशन, कि किसी भी भाषा को सीखा जाता है इमिटेशन के द्वारा। किसी भी लैंग्वेज को सीखा जाता है किसके द्वारा? इमिटेशन के द्वारा। इमिटेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। इमिटेशन जो है ना, किसी भी लैंग्वेज लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इमिटेशन जो है आपका किसी भी लैंग्वेज लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है। गुड स्पीच दोस्तों, अच्छा जो भाषण जो होता है ना, वो भी रिजल्ट होता है किसका? इमिटेशन का। अच्छा भाषण, क्योंकि हम कहीं भी आपके अगर सभा में कहीं भी हम जा रहे हैं किसी मीटिंग में, हमको अगर वहां पर स्पीच करना है डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम उसकी प्रिपरेशंस करके जाते हैं, यूट्यूब पे देख के, टेलीग्राम पे देख के, कुछ ना कुछ कहीं देख के जाते हैं ना। तो वो चीज हम क्या कर रहे हैं? उसको इमिटेट कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, उसकी नकल करते हैं। तो वो हमारा क्या होता है? अच्छा भाषण जो होता है वो हमारा इमिटेशन का रिजल्ट होता है। ठीक है। गुड प्रोनाउंसिएशन, अच्छा उच्चारण, एंड वोकेबलरी, जो आपकी शब्दकोश जो होता है ना, वो भी आपका क्या होता है? इमिटेशन का रिजल्ट होता है। ठीक है। अच्छा आप उच्चारण करोगे, वोकेबलरी पढ़ोगे, अच्छा भाषण दोगे, वो सारे रिजल्ट आउटकम्स ऑफ इमिटेशन, जो वो सारे क्या होते हैं? इमिटेशन के आउटकम्स होते हैं। दैट इज क्लियर। ठीक है। ये प्रोपाउंडेड बाय ईएल थॉर्नडाइक, ये ध्यान रखना दोस्तों, एक राइटर का नाम है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ईएल थॉर्नडाइक ने क्या कमेंट्स किया था इमिटेशन के बारे में, तो उन्होंने दोस्तों क्या कहा है? ही सेज, वो कहते हैं कि लैंग्वेज इज लर्न थ्रू इमिटेशन। तो ध्यान रखना, ये जो आपकी जो लाइन है ना, ये किसका कथन है दोस्तों? ईएल थॉर्नडाइक का स्टेटमेंट है। ये उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने दिया था ईएल थॉर्नडाइक ने, कि इमिटेशन जो है ना, लैंग्वेज कोई सीखना, वो इमिटेशन के द्वारा ही सीखा जाता है। ठीक है ना। इमिटेशन फॉलो बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस हेल्प्स टू अटेन प्रोफिशिएंसी। इमिटेशन अनुसरण करता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, किसी भी चीज को बार बार अभ्यास करके। इमिटेशन क्या करता है? अभ्यास करता है, अनुसरण करता है, बार बार किसी चीज को प्रयास करता है। हेल्प्स टू अटेन प्रोफिशिएंसी, अपनी प्रोफिशिएंसी को प्राप्त करने के लिए। किसी भी लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंसी होना है, प्रोफिशिएंट बनना है,
तो दोस्तों आपको उस लैंग्वेज का बार बार क्या करना पड़ेगा, ड्रिल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ता है। और आपको पता है प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस ही क्या बनाता है दोस्तों, मनुष्य को परफेक्ट बनाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान रखना कि इमिटेशन जो होता है ना वो एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होता है, बिना इमिटेशन के हम लोग कुछ भी नहीं करते आजकल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए आप, इट इज वेरी इसेंशियल दैट टीचर्स प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग्स एंड यूज ऑफ ग्रामर शुड बी करेक्ट। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, आप किसी भी की इमिटेशन कर रहे हो तो उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए, यू नो वेरी वेल दैट कि टीचर्स का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो स्पेलिंग्स है, जो वोकेब है, जो ग्रामेटिकल यूज है, वो कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स, शुड बी करेक्ट, वो बिल्कुल राइट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आप किसी टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, अगर मान लीजिए बाय मिस्टेक टीचर आपको गलत पढ़ा देता है तो आप भी तो उसी को फॉलो करोगे ना। तो डेफिनेटली वहां पर वो टीचर्स की फॉल्ट होती है कि वो टीचर जो भी पढ़ाता है उसका एक तो प्रोनाउंसिएशन, एक उसका स्पेलिंग, एक उसका वोकैब और इसका ग्रामर जो होता है वो शुड बी करेक्ट, बिल्कुल कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ये कौन सा सिद्धांत कहता है माय डियर फ्रेंड्स, ये सिद्धांत कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। कौन सा कहता है डियर फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। सिद्धांत कहता है आपका नकल का सिद्धांत या कॉपी करने का सिद्धांत। दैट इज क्लियर। ठीक है जी, बिल्कुल। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट देखो, फोर्थ प्रिंसिपल आ रहा है आपका प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, किसी भी चीज को आप क्या कर लो, हैबिट बना लो। क्या कर लो आप, हैबिट बना लो। अगर मान लीजिए किसी भी आप फॉरेन लैंग्वेज को सीख रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका बार बार हैबिट करना पड़ेगा, उसको आदत बनाना पड़ेगा, उसको बोलना, उसका प्रोनाउंसिएशन करना। तो डेफिनेटली आप किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं, वापस सीख सकते हैं। क्लियर है। अब प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन क्या कहता है कि हैबिट्स आर डेवलप्ड थ्रू कांस्टेंट यूज एंड प्रैक्टिस। कि हैबिट्स जो है ना वो लगातार यूज करने से और उसका बार बार प्रैक्टिस करने से बनता है, विकसित होता है। कि जो आपका हैबिट्स है ना वो विकसित होता है किससे, कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार यूज करने से, एंड प्रैक्टिस और उसका बार बार क्या करने से, अभ्यास करने से। आप किसी भी चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे तो आप किसी भी विदेशी भाषा को, फॉरेन लैंग्वेज को आप सीख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। लेकिन आप उसका अभ्यास नहीं करोगे ना तो वो आप चीज को नहीं सीख पाओगे। तो किसी भी चीज को आप प्रोफिशिएंटली बनना है, किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना है, चाहे इंग्लिश को सीखना है, चाहे फ्रेंच को सीखना है, चाहे जर्मन को सीखना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको उसका बार बार क्या करना पड़ेगा, हैबिट करना पड़ेगा, बार बार उसका यूज करना पड़ेगा, कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, लगातार यूज करना पड़ेगा। तब जाके वो बनती है आपकी हैबिट, और हैबिट बनेगी तो डेफिनेटली आप किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को आप सीख पाओगे। दैट इज क्लियर जी। ये प्लेमर, दोस्तों ध्यान रखना एक राइटर का नाम है। प्लेमर ने कहा इन हिज बुक, अपनी किताब में, और उनकी किताब कौन सी है, द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, उनकी बुक्स का नाम है। स्टडी लैंग्वेज लर्निंग इज इसेंशियली ए हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, कि किसी भी लैंग्वेज को सीखना एक क्या है, हमारी हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है, उसको लगातार क्या है, प्रयास करने की एक प्रक्रिया है। कि किसी भी लैंग्वेज को सीखना उसके लगातार प्रयास करने की एक क्या है, हमारी प्रक्रिया है। ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट किसका है, प्लेमर का है। राइटर का नाम ध्यान रखना, ये किसका है, प्लेमर का है। एच ई प्लेमर है ना, उसने एक स्टेटमेंट दिया था आपके प्रिंसिपल में कि यहां पर किसी भी लैंग्वेज को सीखो तो उसके लिए आपको हैबिट प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बिना हैबिट के आप किसी भी लैंग्वेज को नहीं सीख पाओगे। ठीक है। ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच आर एक्वायरिंग न्यू हैबिट्स, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके दौरान हम नई नई हैबिट्स को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों नई नई हैबिट्स कौन कौन सी एक्वायर होती है, जिनको हम आपके सामने शो करेंगे। देखो, हैबिट इज द सेकंड नेचर ऑफ,
हैबिट जो होता है ना दोस्तों हमारा, वो सेकंड प्राकृतिकवाद होता है, हमारा सेकंड नेचर होता है किसी मनुष्य का, ऑफ विच मेक्स द स्पीच ऑटोमेटिक एंड नेचुरल, जो कि हमारे भाषण को एक प्राकृतिकवाद से बनाता है। क्योंकि हम किसी भी भाषण में करते हैं तो उस भाषण को देने से पहले हम उसकी क्या करके जाते हैं, हैबिट करके जाते हैं। बोलने की क्षमता क्या है, कहां पर क्या वर्ड बोलना है आपको, क्या स्पीक करना है, कौन से वर्ड्स को आपको इग्नोर करना है, ये सारी चीजें आपके हैबिट से डेवलप होती है। और दोस्तों हैबिट आपकी कौन कौन सी अप्लाई होती है, आपके सामने लिखा हुआ है। पहले तो आपके लैंग्वेज लर्निंग की स्किल जो है ना, वो चारों हैबिट्स आपकी बन जाएंगी। हैबिट ऑफ लिसनिंग, हैबिट ऑफ स्पीकिंग, हैबिट ऑफ रीडिंग, हैबिट ऑफ राइटिंग। लिसनिंग सुनने की आदत, स्पीकिंग करने की आदत, रीडिंग करने की आदत और आपके राइटिंग करने की आदत, ये तो आपके चार लैंग्वेज लर्निंग की स्किल्स हैं जो आपके हैबिट बन जाती हैं। और इनको आपको हैबिट बनाना ही पड़ेगा अगर आपको किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को यहां पर सीखना है तो। ठीक है दोस्तों। जी भाई। और इसके अलावा और भी हैबिट्स हैं दोस्तों, देखो ये भी हैबिट्स है, सम हैबिट्स अपार्ट फ्रॉम फोर हैबिट्स, कि इन चार हैबिट है ना आपके लैंग्वेज लर्निंग स्किल के, इनके अलावा भी कुछ हैबिट्स हैं जिनको हमको अप्लाई करना पड़ता है। वो कौन कौन सी हैबिट है, हैबिट ऑफ इमिटेटिंग, किसी भी चीज का नकल करने की हैबिट, हैबिट ऑफ रिपीटेटिंग, किसी भी चीज को बार बार दोहराने की हैबिट, हैबिट ऑफ स्पेलिंग, सही स्पेलिंग लिखने की हैबिट, हैबिट ऑफ करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को सही यूज करने की हैबिट, हैबिट ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण करने की हैबिट, हैबिट ऑफ गोइंग टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाने की आपकी आदत, कोई भी लाइब्रेरी जाता है तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, किसी भी न्यूज़पेपर्स को पढ़ने की आपकी हैबिट। तो ये चार आपकी जो लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स की हैबिट है ना, उनके अलावा ये हैबिट्स भी आपकी डेवलप हो जाती हैं अगर उनको आप डेवलप करते हो तो। हैबिट ऑफ इमिटेटिंग, हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स, ठीक है, कोई भी हैबिट है आपका, आप लाइब्रेरी जाओ तो हैबिट बन जाएगा, आपका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा तो वो भी आपके हैबिट बन जाएगा, आप किसी भी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, सही कर रहे हो तो वो भी हैबिट बन जाएगा, आप स्पेलिंग इंप्रूव कर रहे हो वो भी हैबिट बन जाएगा, आप किसी चीज का रिपीट कर रहे हो हैबिट बन जाएगा, आप किसी चीज क्या कर रहे हो, नकल कर रहे हो तो हैबिट ऑफ इमिटेटिंग हो जाएगा। ये चार स्किल्स के अलावा आपकी ये 7 हैबिट्स हैं जो भी आपकी डेवलप होती हैं, किसके द्वारा, हैबिट ऑफ इंफॉर्मेशन द्वारा। ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने अभी तक पढ़ा है दोस्तों चार प्रिंसिपल्स के बारे में। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, 2 से 3 4 क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली फिक्स हैं। जो रीट L1 L2 फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में तो आपको पता ही है इसका सेपरेट पार्ट होता है, 40 नंबर का पार्ट होता है आपका प्रिंसिपल का, टीचिंग मेथड का, जहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं। और आपके फर्स्ट ग्रेड में भी इतना नंबर्स का आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, आपको जितना हो सके दोस्तों इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इसको शेयर सब्सक्राइब करवाएं अपने चैनल को, मिशन ड्रीम एजुकेशन को। और दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे साथ आप डेली जुड़ जाया करें, यहाँ पर हम जल्दी से आपको ये यूट्यूब चैनल पर क्लास को आप प्रोवाइड करवा देंगे, और जल्दी से आपके लिए पेड बैच भी हम यहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी बिल्कुल। अब दोस्तों मैंने आपका यहां से ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, फोर्थ फिफ्थ जो नंबर आपका सिद्धांत है, सिलेक्शन का सिद्धांत, किसी भी चीज को चुनने का सिद्धांत, यहां से सेकंड ग्रेड में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, रीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपके आर टेट के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या आता है वो सारी चीजें आपको हम यहाँ पर, जैसे आपके प्रिंसिपल्स होंगे ना, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाएंगे। क्लियर है। हाँ। अब प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स क्या कहता है आपसे, देखो, द क्राइटेरिया टू चूज ए पर्टिकुलर कोर्स, कि किसी भी पर्टिकुलर कोर्स को चूज करना फॉर ए पर्टिकुलर क्लास, किसी भी पर्टिकुलर क्लास के लिए, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, वो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन कहलाता है। ध्यान रखना इंपोर्टेंट लाइन है,
क्लियर कर लेना। क्वेश्चन आपके रीट सेकंड ग्रेड, आपका सेकंड ग्रेड में भी आया यहाँ पर, और रीट 2022 में भी ये क्वेश्चन आपका किसी क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि क्राइटेरिया टू चूज ए पर्टिकुलर कोर्स, कि किसी भी पर्टिकुलर कोर्स को चुनना, किसके लिए, पर्टिकुलर कोई एक क्लास के लिए, वो आपका प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन कहलाता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्लास है किसी भी सिलेबस उठाकर धर दिया, नहीं, पर्टिकुलर क्लास है तो उसके लिए उसी लेवल का क्या होना चाहिए मीडिया फ्रेंड्स, उसके लिए पर्टिकुलर कोर्स ही होना चाहिए, वो आपका कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। दैट इज क्लियर। क्या कहलाएगा वो, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट पर, द मेटेरियल शुड बी अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स मेंटल एज, मेंटल एबिलिटी, ग्रेड एंड लेवल। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जब आप किसी भी क्लास को कोई पर्टिकुलर कोर्स प्रोवाइड करवाते हो ना, तो वो मटेरियल जो है ना, वो स्टूडेंट्स के मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, उसके एज, उसके लेवल, उसके ग्रेड के अनुसार होना चाहिए। ये क्वेश्चन आया था आपका किसमें, आरटेट 2017 में पूछा था यहां पर, कि जो भी हम पर्टिकुलर कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो ध्यान रखना वो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स मेंटल एज, मानसिक उम्र के अनुसार, मानसिक योग्यता के अनुसार, उसके लेवल के अनुसार, उसके ग्रेड के अनुसार हमारा कोर्स होना चाहिए, जो उसमें मटेरियल है, जो उसको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है। Selection should be done in respect of grammatical items, vocabulary and structures। जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करते हो, जो भी आप किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए कोई भी कोर्स सेलेक्ट करते हो ना, वो होना चाहिए जिसमें क्या, ग्रामेटिकल पोर्शन होना चाहिए, आपका वोकेबलरी होना चाहिए, और उसमें आपका सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स भी होना चाहिए। ये चार चीजें आपके पास में होना वहां पर नेसेसरी होता है हर इंग्लिश कोर्स में। वोकैब, ग्रामेटिकल, आपका प्रोनाउंसिएशन और आपका स्ट्रक्चर्स, ये चारों चीजों का दोस्तों यहाँ पर आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तब जाके आप किसी न किसी लैंग्वेज मटेरियल्स को अप्लाई करोगे और किसी भी भाषा को आप सीख पाओगे। लेकिन वो चीजें सारी दोस्तों आपके, आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी उम्र के अनुसार, आपके लेवल जो स्तर है, आपका ग्रेड क्या है, उसके अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपका लेवल छोटा है तो आपको ऊपर लेवल की क्लासेज, आपको ऊपर लेवल का मटेरियल्स प्रोवाइड करवा दी जाए, तो उस चीज को पढ़ने से आपको कोई मतलब नहीं होगा। दैट इज क्लियर फ्रेंड्स। ओके, ठीक है। तो दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। यहां से ये चारों पांचों जितने भी इसके अंदर लाइन लिखी हुई ना, ये सारे जो लाइंस हैं किसी न किसी आए हुए एग्जाम के क्वेश्चंस का आंसर है। क्लियर है। तो ध्यान रखना कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन क्या होता है, कि प्रिंसिपल सिलेक्शन ये होता है कि जो हम एक पर्टिकुलर कोर्स लेते हैं, किसके लिए, पर्टिकुलर क्लास के लिए जो चूज करते हैं ना, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन कहलाएगा डियर फ्रेंड्स। क्या कहलाएगा वो, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन कहलाएगा। द मटेरियल, जो भी आपने कोर्स लिया है, वो मटेरियल जो उसके अंदर पाठ्य सामग्री जो है आपका, वो कैसा होना चाहिए, चाइल्ड्स मेंटल एज, मानसिक उम्र के अनुसार, मानसिक योग्यता के अनुसार, उसका लेवल के अनुसार, उसके ग्रेड के अनुसार होना चाहिए, ताकि वो उस आपके जो कोर्स है उसको अच्छी तरह से क्या कर सके, स्टडी कर सके। ठीक है। अगर आप उसके लेवल से बाहर सिलेबस लोगे ना, तो वे फिर उसको लेवल को वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, और डेफिनेटली वो किसी भी लैंग्वेज लर्निंग को नहीं सीख पाएगा। सारी चीजें उसके लेवल के अनुसार होनी चाहिए, बच्चे के लेवल के अनुसार। ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाला बच्चा चौथी में है, हम उसको डायरेक्टली बैठा रहे हैं आठवीं क्लास में, तो वो उसके लेवल से बाहर हो जाएगा। सारा लेवल उसके एज और योग्यता के अनुसार होता है। ठीक है। सिलेक्शन जो होगा वो उसमें ग्रामेटिकल पोर्शन होगा, वोकेबलरी होगा एंड सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स होगा। आपका जो इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो होता है, वो सारी चीजें आपकी उसमें कोर्स में अवेलेबल होंगी। ठीक है। तो ये सिद्धांत है हमारा दोस्तों, कौन सा, द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। दैट इज क्लियर। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड होगा सारी चीजें। सिद्धांत हैं दोस्तों, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये 19-20 सिद्धांत है हमारे पास में, जिनको हम यहाँ पर पढ़ने हैं आपके सामने। ठीक है।
कोई भी दिक्कत है दोस्तों मेरे साथ आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं यहाँ पर, जहां भी आपको अगर वॉइस मेरी क्लियर आ रही है तो यहाँ पर। जी बिल्कुल। ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब आपको सिलेक्शन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी करना है। क्या करना है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज की बार बार बारंबारता। ठीक है। बारंबार तक फ्रीक्वेंसी क्या कहता है कि हाउ ऑफन ए वर्ड इज यूज, कि एक शब्द कितनी बार यूज होता है। एक शब्द हाई हाउ ऑफन इज यूज, कितनी बार यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो वी शुड सेलेक्ट सच वर्ड्स, हमें दोस्तों उन वर्ड्स को सेलेक्ट करना चाहिए एंड स्ट्रक्चर्स और स्ट्रक्चर्स को विच आर यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली इन ए लैंग्वेज बाय ए ग्रुप ऑफ लर्नर्स, जो कि किसी भी लैंग्वेज में बार बार यूज किए जा रहे हैं। दोस्तों हमें उन वर्ड्स को सेलेक्ट करना चाहिए जो किसी भी लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में फ्रीक्वेंटली क्या किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं बाय ए ग्रुप ऑफ लर्नर्स, एक लर्नर्स समूह के ग्रुप द्वारा। हमें उन वर्ड्सों का यूज करना चाहिए, ये कहता है आपका क्या, फ्रीक्वेंसी। अब दोस्तों इसमें दो तीन चीजें अवेलेबल होती है, फ्रीक्वेंसी उसके बाद में आने वाला रेंज, यानी जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना उसकी रेंज क्या होने वाली है। रेंज क्या होगी देखो आप, रेंज शो, रेंज दिखाता है द नंबर ऑफ सिचुएशन इन विच ए वर्ड एंड स्ट्रक्चर कैन बी यूज, कि जो शब्द को हम यूज कर रहे हैं ना उसकी स्थिति क्या है और उसको हम यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में कितनी बार यूज किया हुआ है, ये हमको सिखाता है उसका वर्ड का रेंज। क्या सिखाएगा उसका हमको, उस वर्ड का रेंज को सिखाता है। दैट इज क्लियर। क्या सिखाएगा, उस वर्ड के रेंज को वो सिखाता है। ठीक है जी। अब आपके सामने यहां पर एग्जाम्पल है दोस्तों, देखो यहां पर आई हैव रीड द बुक, एक सेंटेंस ये है आपका। ठीक है। एक लिखा हुआ आपका हैव सम स्वीट्स। ठीक है। और एक लिखा हुआ है आई हैव 3 चिल्ड्रन। ठीक है। ये दोस्तों तीन सेंटेंसेज हैं आपके पास में। ये आपका यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है। अब देखो यहां पर आपके पास में 3 सेंटेंसेज आर गिवन फॉर यू, 3 सेंटेंस आपके पास में दिए हुए हैं। उनमें से दोस्तों आपके पास में एक वर्ड है आपका कौन सा, हैव। कौन सा यहाँ पर, हैव। ये हैव शब्द जो दोस्तों आपका यहाँ पर रिपीट हो रहा है, देखो बार बार ये हैव यहाँ भी आया हुआ है, हैव यहाँ भी आया हुआ है, हैव आपका यहाँ भी आया हुआ है। अब इस हैव का ये शो हो रहा है यहाँ पर रेंज। क्या शो हो रहा है यहाँ पर, रेंज। क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो है ना दोस्तों, यहाँ पर एच ए आपका हेल्पिंग वर्क का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्क का काम कर रहा है। ये दोस्तों आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर पोजीशन का भाव कर रहा है। क्या, पोजीशन का। भाई मेरे पास में क्या है, सम स्वीट्स है, कुछ मिठाइयां हैं, तो आपका पोजीशन का भाव शो हो रहा है। दोस्तों थर्ड सेंटेंस में है आई हैव 3 चिल्ड्रन, ये भी आपका पोजीशन का भाव कर रहा है। और ये ध्यान रखना दोस्तों एच ए आपका मेन वर्ब काम कर रहा है, मुख्य क्रिया के रूप में। किसके रूप में, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हैव शब्द की आपको रेंज बताई है कि उसकी रेंज क्या क्या हो सकती है। वो एज ए हेल्पिंग वर्ब भी काम कर सकता है, वो एज ए पोजीशन संबंधी काम कर सकता है, वो एज ए आपका क्या काम कर सकता है, मेन वर्ब से रिलेटेड काम भी कर सकता है। तो ये शो करता है हमारा रेंज, कि उस वर्ड को आइडेंटिफाई करता है, उसकी सिचुएशन बताता है जो हम वर्ड को यूज करते हैं, एक वर्ड को बार बार। ठीक है। ये क्या करता है, आपका रेंज शो करता है। देखें नेक्स्ट। अब ये तीसरा है आपका प्रिंसिपल ऑफ टीचेबिलिटी, अभी ये उसी में चल रहा है सिलेक्शन का। ये टीच एबिलिटी को शो करता है, पढ़ाने की जो योग्यता है उसको शो करता है। इजीली टीचेबल आइटम शुड बी सेलेक्टेड एज लैंग्वेज मटेरियल्स फॉर एग्जांपल, कि इजीली आसानी से पढ़ाए जाने वाले आइटम्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है, लैंग्वेज मटेरियल्स को एग्जांपल में दिखाया जाता है। द वर्ड जैसे लिखा मैंने फ्लावर कैन बी टॉट इजीली शोविंग ए पिक्चर ऑफ ए फ्लावर, जो कोई भी मान लीजिए मैंने आपको लिखा फ्लावर फूल है, अब उस फूल वर्ड को मैं आसानी से कोई ना कोई पिक्चर बनाकर आप लोगों को मैं शो कर सकता हूं। तो ये उसकी
टीच एबिलिटी है, उसके पढ़ाने की योग्यता है कि कोई वर्ड है, फ्लावर है, रिंग है, गोल्ड है, कोई भी शब्द है आपका, उसको हमें कोई ना कोई पिक्चर बनाकर आप लोगों के सामने क्या कर देंगे, वहां पर हम शो कर देंगे। तो ये शो करता है हमारा टीच एबिलिटी का पॉइंट है यहाँ पर। अभी ये प्रिंसिपल चल रहा है सिलेक्शन वाला ही, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बनेगा इसका प्रिंसिपल ऑफ लर्न एबिलिटी, किसी भी चीज की सीखने को योग्यता, किसी भी चीज को सीखने की योग्यता। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि ए टीचर शुड टेक ऑफ लर्निंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द एज एंड इंटरेस्ट। कोई भी टीचर है ना, उसको लर्न एबिलिटी को सीखना चाहिए स्टूडेंट्स की एज और उसके इंटरेस्ट के अनुसार। कोई भी सब्जेक्ट का टीचर है, कोई भी विदेशी भाषा को सीखने वाला टीचर है, उसको स्टूडेंट्स का एज और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है वो चीज को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, ताकि बच्चा मोर इफेक्टिवली उसको सीख सके, ठीक है। और लास्ट है इसका प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जैसे लिखा मैंने द वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स, कि वो शब्द हैं, वो स्ट्रक्चर्स विच हैव मोर प्रोडक्टिविटी शुड बी सेलेक्टेड, जिनका और अधिक प्रोडक्शन हो सकता है। ऐसे शब्दों को चुनना है जिनका और अधिक क्या हो सकता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है उस शब्द से और कई शब्दों का बन सकता है वहां पर। जैसे आपके पास में एग्जांपल दे रखा है मैंने यहाँ पर ब्यूटी, क्या दे रखा है मैंने आपके पास में, ब्यूटी। अब ब्यूटी से तो क्या बन गया, ब्यूटीफाई बन गया, ब्यूटीफुल बन गया, ब्यूटीफुली बन गया। अब इस ब्यूटी शब्द का प्रोडक्शन हो गया यहाँ पर, एक से कई वर्ड्स का बनना आप लोगों का क्या कहलाएगा, प्रोडक्टिविटी कहलाता है। क्या कहलाएगा डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्टिविटी कहलाता है। जैसे मैंने लिखा आपके यहाँ पर रेस्पेक्ट, क्या लिखा मैंने आपके पास, रेस्पेक्ट। अब देखो रेस्पेक्ट आपका एक वर्ड है, अब इस रेस्पेक्ट से क्या बनेंगे हम, रेस्पेक्टफुल्ली, क्या बन जाएगा, रेस्पेक्टफुल्ली बन जाएगा डियर फ्रेंड्स। और एक बन जाएगा आपका रेस्पेक्टिवली, क्या बन जाएगा, रेस्पेक्टिवली बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो एक रेस्पेक्ट शब्द से आपके 2 से 3 वर्ड्स बन गए, तो दोस्तों ये कहलाता है आपका प्रोडक्शन, क्या कहलाता है आपका, प्रोडक्शन। कोई भी वर्ड है अगर उसके एक से अधिक वर्ड्स बन रहे हैं ना, तो वो कहलाएगा आपका प्रोडक्टिविटी। और ये सिद्धांत कौन सा है, द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी यूज करता है, फ्रीक्वेंटली कोई वर्ड का बार बार यूज होना, वो आपका रेंज यूज करता है, वो टीचिंग एबिलिटी यूज करता है, वो लर्न एबिलिटी यूज करता है, और वो आपका चौथा पांचवा पॉइंट बनेगा आपका प्रोडक्टिविटी। वो किस शब्द से क्या उत्पादन हो रहा है वो आपका कहलाएगा प्रोडक्टिविटी। दैट इज क्लियर फ्रेंड्स। तो ये सिद्धांत है हमारा कौन सा, द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। कौन सा सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन डियर फ्रेंड्स, ठीक है। देखो नेक्स्ट, सिक्स आपका सिद्धांत है दोस्तों आपका द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच, विभिन्न रेखीय दृष्टिकोण का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच, विभिन्न रेखीय दृष्टिकोण का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत आपसे क्या कहता है कि वाइल टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज, दोस्तों जब किसी विदेशी भाषा को सीखा जाता है, द मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोचेस शुड बी फॉलो, तो हमें बहुत सारी अप्रोचेज का क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। फॉलो का मतलब अनुसरण करना चाहिए, एज इट हेल्प्स द लर्नर्स एंड द टीचर इन मेनी वे, क्योंकि ये क्या करता है, सहायता करता है किसकी, सीखने वाले को, एंड द टीचर्स को इन मेनी वे, बहुत तरीके से, ठीक है। किसी भी भाषा को सीखना है आपको तो मल्टीपल जो आपकी अप्रोचेज हैं, जो आपकी पहुंच है, उनको हमको यहां पर फॉलो करना चाहिए। क्लियर है डियर फ्रेंड्स, हाँ। तो दोस्तों बीच बात में हमारा जो चैनल है दोस्तों, इसको चैनल को लाइव सब्सक्राइब करना है, जितना हो सकता है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और मैक्सिमम दोस्तों इसको शेयर भी कर दें क्लासेज को। आपको ये क्लासेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी जा रही हैं रीट एग्जाम से पहले, आपके लिए बेस्ट आप
आपका प्रिपरेशंस होने वाला है L1 L2, सेकंड ग्रेड का भी टाइम है हमारे पास में, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी टाइम है हमारे पास में। लेकिन रीट L1 L2 के जो बच्चे हैं, आपको पता है 27 को और 28 को आपका एग्जाम होगा प्री का। और दोस्तों उसमें 50% वेटेज होता है आपका मेथड का, जिसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे, आपके यहाँ पर प्रिंसिपल से पूछे जाएंगे डियर फ्रेंड्स। किससे पूछे जाएंगे? तो दोस्तों प्रिंसिपल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है हमारे टीचिंग मेथड का, जहाँ से आपसे 3 से 4 क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स। हाँ, हम सारे आपकी जो सेकंड है आपका लेवल, जो सेकंड आपका लैंग्वेज है, उसके कंप्लीट आपको जो सिलेबस है वो आपके एग्जाम से पहले, बिफोर एग्जाम, हम आपको प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है ना? हमारी क्लासेज आपके पास डेली रेगुलर होंगी आपके पास। ठीक है, वीक में 6 डेज या 7 डे जो भी क्लास होंगी हमारे पास, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और एग्जाम से पहले हम आपके पास कुछ दिन, जैसे एग्जाम से 2-4 दिन पहले, बिफोर 2 4 डेज पहले बिफोर, हम आपके साथ में यहाँ पर मैराथन क्लास भी लेकर आएंगे, जहाँ आपको यूजफुल होगा, जो की पॉइंट्स उसके बाद बात करेंगे। और आपके ग्रामेटिकल पोर्शन और लिटरेचर पार्ट है, उसको भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है ना? तो जितना हो सके डियर फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, जो रीट और शिक्षक दृष्टि से जो आपकी टीचिंग तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना जी? अब देखो यहाँ पर, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, सपोज मान लीजिए एक क्लास इज टू बी टॉट एंड इजी ऑन। जैसे एक क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है? एक ऐसे पढ़ाया जा रहा है, एक ऐसे एक निबंध पढ़ाया जा रहा है ऑन होली पर। किस पर लिखा जा रहा है? होली पर। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी ओरल वर्क। हम क्या करेंगे? उसको मौखिक कार्य देंगे। ओरल का मतलब क्या होगा? ये एग्जाम्पल दे रहा है मैंने। ठीक है ना? हम उसको क्या करेंगे? पर हम ओरल वर्क करेंगे। ठीक है। आफ्टर ए फ्यू सेंटेंसेज ऑन दैट टॉपिक, उस टॉपिक पर हम कुछ सेंटेंसेज देंगे। स्पेलिंग्स प्रैक्टिस मे बी गिवन आउट ऑफ द सम टॉपिक्स, और वहां पर कुछ टॉपिकों को यहाँ पर स्पेलिंग टॉपिक में भी हम उनको प्रोवाइड आपके पास में करवाएंगे। होली से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है आपका दे दिया, उठा कर दे दिया, इस पर आपके निबंध लिखो, ऐसे लिखो, पैसेज लिखो, तो वो चीजें आपको एग्जाम्पल तौर पर लिखनी है। तो उसके लिए हमको क्या करना है? बहुत सारे मल्टीपल अप्रोचेज हैं, आपके पहुंच है, रेखे दृष्टिकोण है, उनको हमको यूज करना होता है, फॉलो करना होता है। दैट इज क्लियर? अब कौन कौन सी अप्रोचेज है हमारे पास में, आपके सामने प्रेजेंटेड है। लैंग्वेज ए फॉरेन लैंग्वेज, किसी भी विदेशी भाषा को सीखने के लिए इन अप्रोचेज का आपको यूज करना होगा। ठीक है ना? और कौन कौन सी अप्रोच है दोस्तों? पहला है आपका सोशल अप्रोच, सामाजिक पहुंच भी आपके लिए। सिर्फ पढ़ना पढ़ना दोस्तों आपका मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड नहीं होता है। पढ़ने के साथ साथ में आप सामाजिक दृष्टिकोण क्या है स्टूडेंट्स का, वो भी एक नेसेसरी एस्पेक्ट्स होता है, हमारा ध्यान रखना। आप समाज से दृष्टि से आप क्या एस्पेक्ट रखते हैं, कितनी आपकी क्या सोच है, वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली अप्रोच कौन सी है दोस्तों? हमारी सोशल अप्रोच है, सामाजिक पहुंच। ठीक है ना? कौन सी अप्रोच है हमारे पास? सोशल अप्रोच है। सेकंड है दोस्तों हमारे पास में फंक्शनल अप्रोच। ठीक है ना? क्या क्या फंक्शनल होते हैं किसी भी लैंग्वेज को फॉलो करने के लिए, वो आपको बताएगा फंक्शनल अप्रोच। थर्ड नंबर दोस्तों हमारा है कल्चरल अप्रोच। कौन सा अप्रोच? कल्चरल अप्रोच। ठीक है। फोर्थ नंबर है आपका बिहेवियरल अप्रोच, कि आपका व्यवहार किस लेवल तक का है, ये भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है किसी भी अप्रोच को पढ़ने के लिए। फिफ्थ नंबर आपका फोनेटिक अप्रोच। 6 नंबर आपका सिचुएशनल अप्रोच। 7 नंबर आपका बाइलिंगुअल, द्विभाषीय। ठीक है। 8 नंबर आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, आपके आता है। और एक आपका होता है ओरल अप्रोच, और दोस्तों एक आता है आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच। दोस्तों ये दो अप्रोच से रिलेटेड आपसे टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीएलटी और आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होता है ना, वो आपका डिटेल से पढ़ाया जाएगा। इन अप्रोच को केवल आपको यूज करना है किसी भी विदेशी भाषा, फॉरेन लैंग्वेज को फॉलो करने के लिए या लर्न करने के लिए, आपको इन अप्रोच का यूज करना होगा। आपके पास में व्यवहार क्या है आपका, सोशल अप्रोच क्या है आपका, आपका फोनेटिक अप्रोच क्या है, आपकी सिचुएशनल अप्रोच क्या है, आपकी बाइलिंगुअल द्विभाषी है यानी हिंदी और इंग्लिश है, वो अप्रोच कहां तक है, वो भी चीजें आपकी फॉलो की जाएंगी यहाँ पर किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। दैट इज क्लियर? ठीक है ना? बिल्कुल।
दोस्तों आज का हम यहाँ पर ये 7 आपका प्रिंसिपल है। और प्रिंसिपल क्या है आपका? द प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत। कोई चीज आपने गलत लिखी है तो उसको सुदृढ़ करना, यानी सुव्यवस्थित तरीके से रीअरेंज करना, वो आपका कौन सा सिद्धांत है? प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट है, सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत। अब दोस्तों ये सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी बच्चा जो होता है ना, वो पॉजिटिव थिंग भी सीखता है, पॉजिटिव बातें, और नेगेटिव बातें भी सीखता है। तो क्या कह रहा है कि चिल्ड्रन, बच्चे, लर्न थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव। जो बच्चे जो होते हैं ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स को सीखते हैं। रेनफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण, रिवार्डिंग देम विद प्रेज, प्रशंसा के साथ में उनको रिवार्ड करना होता है। व्हेन दे डू समथिंग करेक्टली, जब वो कुछ ना कुछ करेक्ट करते हैं। कोई भी बच्चा क्लास में कुछ ना कुछ अगर करेक्ट कर रहा है ना, तो हमको उनकी प्रेज करते हुए उनको रिवार्ड करना चाहिए, उनको इनाम भी देना चाहिए। एंड पनिश देम व्हेन दे डू समथिंग रॉन्ग, और कभी कभार उनको अगर वो ज्यादा गलत करते हैं ना, तो हमको थोड़ा बहुत उनको पनिश भी कर देना चाहिए। ठीक है ना भाई? पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव के साथ साथ में हम उनको रिवार्ड देंगे, उनको प्रेज भी करेंगे, प्रशंसा करेंगे उनकी। लेकिन कभी कभार वो ज्यादा मिस्टेक करते हैं, ज्यादा गलतियां करते हैं, तो उनको वहां पर हमको पनिश भी कर लेना चाहिए। अब उसके लिए हमको क्या करना होगा कि एक टीचर मस्ट गिव प्रॉम्प्ट फीडबैक। क्लास में बच्चा पॉजिटिव सीख रहा है, नेगेटिव सीख रहा है, उसके लिए सबसे पहले टीचर को तुरंत उसका फीडबैक प्रोवाइड करवाना चाहिए, चाहे वो प्रिंसिपल्स को करवाए या उस चिल्ड्रन के या चाइल्ड के पेरेंट्स को करवाए। उसका फीडबैक होना जरूरी है। ठीक है। सेकंड नंबर है मोटिवेशन इज द कोर ऑफ लर्निंग। पहले जो बच्चा है उसको हमको क्या करना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि बिना मोटिवेट के बच्चा कहीं ना कहीं गलती भी करेगा, पॉजिटिव बात भी करेगा। लेकिन अगर उसको हम वहां पर गलती कर रहा है स्टूडेंट्स, तो उसको हम मोटिवेट के द्वारा हम उसको करेक्टली कर सकते हैं, कोई अगर उसने गलत बात सीखी है तो। ठीक है ना? द स्टूडेंट शुड बी टोल्ड हिज रेस्पॉन्स। जो भी क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है ना, तो विद्यार्थी को अपने रेस्पॉन्स को देना चाहिए। एंड इट शुड बी करेक्ट इमीडिएटली आफ्टर इट इज गिवन बाय हिम। अगर उसने उसको गलत किया है तो उसको वहां पर सही भी करना चाहिए। अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चंस का आंसर गलत कर रहा है, कोई आपके नंबर्स कम आ रहे हैं एग्जाम में, तो आपको उसको वहां पर तुरंत थोड़ा सा पनिश करके उसको बोलना चाहिए, उसको मोटिवेशन करना चाहिए, और तुरंत उसके पेरेंट्स को फीडबैक भी देना चाहिए। और उसको मोटिवेट कर कर हम यहाँ पर उसको क्या कर सकते हैं? इमीडिएटली तुरंत क्या करते हैं? उसको सही भी करना चाहिए कि गलती आपने ये की है, उसको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये सिद्धांत है हमारा, कौन सा? रेनफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी बच्चा पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स सीखता है, तो सबसे पहले हमको अगर कोई पॉजिटिव बात कर रहा है तो प्रेज विद रिगार्डिंग देम, तो हम उनको प्रशंसा करते हुए उनको रिवार्ड करना चाहिए। लेकिन अगर कोई नेगेटिव बात सीख रहा है तो कभी कभार हमको पनिश भी कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा? बच्चा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तुरंत कोई भी टीचर है ना, उसको प्रॉम्प्ट फीडबैक देना चाहिए। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तीव्र गति से, जो भी तुरंत आता है उसको क्या करना चाहिए? फीडबैक देना चाहिए कि बच्चे की ये फीडबैक है, ये कंडीशन उसकी क्लास में चल रही है। दैट इज क्लियर? ठीक है। मोटिवेशन करना चाहिए। मोटिवेशन जो है ना, हमारे लर्निंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कोर का मतलब होता है महत्वपूर्ण पार्ट। मोटिवेशन इज द कोर ऑफ लर्निंग। ठीक है। और मोटिवेशन ध्यान रखना, आपका प्रिंसिपल भी आता है, द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन आपका दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक आपका होता है इंटरनल, एक आपका होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में बच्चा अपने आप में स्वयं क्या होता है? मोटिवेट होता है। और एक्सटर्नल में कोई भी इंग्लिश टीचर जो सब्जेक्ट टीचर है उसके द्वारा उसको मोटिवेट किया जाता है। ये टू टाइप्स का आपका मोटिवेशन होता है। ठीक है। ये अलग से सिद्धांत आएगा मोटिवेशन का, उसमें हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और स्टूडेंट्स को जो भी आपका पढ़ रहा है उसको तुरंत उसका क्या करना चाहिए? रेस्पॉन्स करना चाहिए। एंड इट शुड बी करेक्ट इमीडिएटली, और तुरंत जो भी गलती की है ना उसको बिल्कुल
करेक्ट करना चाहिए आफ्टर इट इज गिवन बाय हिम, जो उसने प्रोवाइड की है, जो उसने वहां पर की है गलती को, उसको वहां पर करेक्ट भी करना चाहिए। तो दोस्तों ये सिद्धांत कहता है आपका द प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है दोस्तों, कौन सा कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट। तो दोस्तों जितना हो सके जल्दी से मिशन ड्रिव एजुकेशन को, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, इतना तो आप लोग कर सकते हो। तो दोस्तों हमने आज 7 क्या पढ़े हैं पर प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड पढ़े हैं, और ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेथड्स के होते हैं। और ध्यान रखना 3 से 4 क्वेश्चंस मिनिमम बता रहा हूँ आपको मैं, यहाँ प्रिंसिपल से आपसे पूछे जाते हैं रीट L1 और L2 के स्टूडेंट्स को। दैट इज क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों जितना हो सके हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।